अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पर। जैसे हम ऑस्मोसिस के बाकी जो थिंग्स हमारी रहती हैं वो देखेंगे। प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर ऑस्मोसिस, वाटर बैलेंस और उसके अलावा फिल्ट्रेशन क्या होती है उसको देखेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं और एंडो और एक्सोसाइटोसिस क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल्स के ऊपर। तो ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल कैसे होती है, तो लिखा हुआ है कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो एनिमल सेल्स में होती है उनके बारे में कि व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब आप अपने क्या कहें ब्लड के एक दो ड्रॉप्स ऐसे सॉल्यूशन में डालते हो जिसके अंदर साल्ट और वाटर की जो अमाउंट है वो इक्वल है, आपके ब्लड के जो सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद साल्ट और वाटर की अमाउंट के, तो सेल का जो वॉल्यूम है वो रिमेन रहता है कांस्टेंट। सेल का वॉल्यूम वैसे का वैसा रहता है, उसमें चेंज नहीं आती। क्यों? बिकॉज द रेट एट विच वाटर एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच वाटर इज मूविंग आउट। यानी जिस रेट के ऊपर एंटर हो रहा है सेल में वाटर, उसी रेट पर सेल से बाहर मूव आउट भी हो रहा है। तो मूव आउट और एंटर होने की जो रेट है वो बराबर है, जिसकी वजह से सेल जो है रिमेन रहता है कांस्टेंट। किस में? आइसोटोनिक, यानी इक्वल, जो जिसके अंदर इक्वल अमाउंट में साल्ट और वाटर हो। फिर बाद में व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है और साल्ट कम है, जबकि आपकी जो ब्लड के सेल्स हैं उसमें साल्ट ज़्यादा है और पानी कम है। तो फिर क्या होगा कि पानी की ऑस्मोसिस होगी, बाहर से पानी मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर की तरफ सेल के आएगा और सेल फूलना शुरू हो जाएगा, सेल होना शुरू हो जाएगा। तो लिखा है वाटर एंटर्स, पानी जो है अंदर एंटर होगा एंड सेल स्वेल्स, और सेल जो है फूल जाएगा एंड विल लूज वाटर एंड मे रप्चर लाइक ओवरफिल्ड बलून। और जब बहुत ज़्यादा पानी अंदर एंटर हो जाएगा तो फिर फटेगा, रप्चर होगा और ऐसे जैसे गुब्बारा फटता है वैसे फटकर कह रहे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली एन एनिमल सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा है पानी कम है, अब क्या होगा कि सेल्स के अंदर से पानी निकल कर बाहर की तरफ जाएगा। तो जब सेल के अंदर से पानी निकल कर बाहर जाएगा तो फिर सेल के अंदर क्या हो जाएगा, पानी की कमी, तो सेल श्रिंक कर जाएगा। लिखा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल लूज वाटर एंड विल श्रिंक इन साइज, साइज को क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा। सो इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एनिमल सेल्स मस्ट हैव ways टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एंट्री ऑफ वाटर को रोका जाता है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर जो है उसको बाहर जाने से रोका जाता है। यानी लिखा है दे मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर होता है जब बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो, और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो तो फिर एंट्री यानी एंटर होने से पानी को रोका जाता है। इसको डायग्राम में दिखाया गया, ये देखें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, पानी अंदर एंटर हो रहा था जिससे सेल ब्लास्ट हो गया, रप्चर हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना पानी आ रहा था उतना पानी जा रहा था, तो सेल नॉर्मल था। क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर कंसंट्रेशन साल्ट की ज़्यादा थी, पानी कम था, तो यहाँ से सेल के अंदर से पानी निकल कर बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल। ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल के अंदर कैसे ऑस्मोसिस होती है। तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम प्लांट सेल की देखते हैं। लिखा हुआ है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम आर समवट डिफरेंट फ्रॉम प्लांट फॉर प्लांट सेल बिकॉज देयर इज अ रिजिड सेल वॉल। यानी यहाँ पर एक बहुत सख्त सी सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल के अंदर जो प्रॉब्लम है वाटर बैलेंस की वो एनिमल सेल की निस्बत डिफरेंट होती हैं। मोस्ट प्लांट सेल लिव इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ज़्यादातर जो प्लांट के सेल्स हैं वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ बाहर पानी की मिकदार ज़्यादा है और अंदर की तरफ सेल के पानी की मिकदार कम है। देर इज़ लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देन इन सेल्स। यानी जो सोल्यूट की मिकदार है वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल्स के बाहर वाले फ्लूइड के अंदर कम है,
और अंदर की तरफ सेल के वो जो सोल्यूट की मिकदार है वो ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड द सेल, यानी पानी तेज़ी से सेल के अंदर की तरफ जाता है, एंड देन इनसाइड वैक्यूल, और फिर वहाँ से होता हुआ वैक्यूल के अंदर आता है। व्हेन वैक्यूल इंक्रीज इन साइज, जब वो वैक्यूल दरमियान में जो बड़ा सारा होता है वो साइज में बड़ा होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है प्रेसिस, वो प्रेस होता है फिर्मली अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ द सेल वॉल्स। जो साइटोप्लाज्म है वो धक्का खाता है और जो सेल वॉल को क्या कर देता है, साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ दबाव डालता है, जिसकी वजह से एक्सपेंड अ लिटिल, जो सेल होता है वो फैल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल डज नॉट रप्चर, प्लांट का सेल रप्चर तो नहीं होता, बट इंस्टेड बिकमिंग रिजिड, लेकिन उसके बजाय वो रिजिड यानी सख्त हो जाता है। इन दिस कंडीशन द आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द सेल वॉल एक्सर्टेड बाय इंटरनल वाटर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि टर्गर प्रेशर क्या है। तो इनसाइड यानी इंटरनल सेल के अंदर की तरफ वैक्यूल की वजह से, पानी भर जाने की वजह से जो प्रेशर साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की तरह ऊपर लग रहा है, उस इंटरनल प्रेशर की वजह से जो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, यानी इंटरनल वाटर की वजह से बाहर की तरफ सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं टर्गर का प्रेशर। और एंड दी फिनोमेना इज कॉल्ड टर्गर, और इस फिनोमेना को जिसमें सेल बहुत सख्त रिजिड और फूल जाता है, इसको हम कहते हैं टर्गर, यानी वो टर्जिड हो गया, टर्गर उसके अंदर आ गया। अगर हम बात करें आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की, तो नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक दी सेल टर्जिड। जो पानी की जो कह लें मिकदार है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सेल को टर्जिड कर सके। एंड इट इज़ फ्लैसिड, फ्लैसिड कहते हैं ना तो ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, यानी दरमियानी होता है कि इतना नरम भी होता है नहीं होता और इतना सख्त भी नहीं होता, इसे हम कहते हैं फ्लैसिड। इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, अब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या होगा कि बाहर वाटर ज़्यादा, वाटर कम है, 60 ज़्यादा है, अंदर सेल के वैक्यूल के अंदर या सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर और ज़्यादा है, 60 कम है। तो फिर सेल के अंदर से पानी निकल कर जब बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो देखें ज़रा ये प्लाज्मोलाइसिस कैसे हो रही है डायग्राम के अंदर। तो ये आपके सामने डायग्राम दिखाई गई है, इसके अंदर ये आपके पास सबसे पहले टर्जिड एनवायरनमेंट है जिसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, पानी एंटर कर रहा है तो सेल टर्जिड हो गया और फूल गया है। जबकि दूसरी तरफ आइसोटोनिक सोल्यूशन है जिसमें फ्लैसिड है, यानी ना तो ज़्यादा टर्जिड है ना ज़्यादा लूज है, यानी दरमियानी स्टेट में है। तो ये जितना पानी एंटर हो रहा है उतना पानी लीव भी कर रहा है आइसोटोनिक सोल्यूशन में। जबकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि बाहर पानी की कमी है सोल्यूशन में। तो बाहर जब मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और इस सेल के श्रिंक होने को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा यानी श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल। गार्ड सेल्स होते हैं पत्तों के नीचे की तरफ खास स्ट्रक्चर्स, खास सेल्स होते हैं या खास पोर्स होते हैं, जिन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, और उन स्टोमेटा को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। यानी ये पत्ते के निचली सतह के ऊपर ये गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। लिखा हुआ है कि स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा वो पोर है जो ओपन होता है इस गार्ड सेल्स की वजह से। तो ये लीफ की एपिडर्मिस में होता है सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये गार्ड सेल की वजह से सराउंडेड होता है, और ये पोर जो है ये गार्ड सेल की वजह से बनता है। और ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्या होता है, गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज, गार्ड सेल्स ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो जितना ग्लूकोज ज़्यादा होगा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा गार्ड सेल में, तो पानी तेज़ी से गार्ड सेल्स के अंदर आएगा, और पानी आने की वजह से जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है इसको ज़्यादा पानी देकर टर्जिट कर दिया जाएगा। यानी हाइपरटोनिक हो गया सेल have higher concentration of glucose than their nearby epidermal cell, water enters them। तो जैसे ही ग्लूकोज ज़्यादा होगी, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा, तो बाहर से बाकी सेल से वाटर जो है वो एंटर होगा इन गार्ड सेल्स में, और गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब गार्ड सेल्स फूलेंगे तो उस फूलने के दौरान दरमियान में जो सुराख है वो सुराख ओपन हो जाएगा, यानी जो स्टोमेटा है ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो लिखा हुआ है इन दिस फॉर्म दे assume a rigid board shape, यानी एक कर्व की शेप बना देते हैं, एंड अ पोर इज क्रिएटेड बिटवीन दैम, और इनके दरमियान एक सुराख बन जाता है जिसको हम आम लफ्जों में स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है,
और नाइट के वक्त यानी रात के वक्त जो है एट नाइट व्हेन देयर इज लो सल्यूट कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल, क्योंकि दिन के रात के वक्त ग्लूकोज नहीं बन रही होती तो उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होती है, कम होती है गार्ड सेल में। तो फिर क्या होता है कि वाटर जो है वो लीव कर जाता है गार्ड सेल से बाहर दूसरे सेल्स की तरफ, और सेल क्या हो जाता है गार्ड का फ्लैसिड हो जाता है, यानी ना तो ज़्यादा फिल्म ना ज़्यादा लूज। तो ये फ्लैसिड जब हो जाता है तो इस फॉर्म के अंदर इसका जो वो पोर होता है गार्ड सेल का पोर, वो ओपनिंग जो होती है वो क्लोज हो जाती है। तो लिखा है दी बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट अगेंस्ट वन अनदर एंड दी ओपनिंग इज क्लोज। और जो दोनों के दोनों जो गार्ड सेल है उनसे जब ग्लूकोज कम हो जाती है, पानी निकल जाता है, तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओपनिंग होती है यानी स्टोमेटा होता है वो रात के वक्त बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो रात के वक्त स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जबकि दिन के वक्त वो ग्लूकोज के मौजूद बनने की वजह से, वाटर एंट्रेंस की वजह से जो है वो टर्जिड होने की वजह से वो स्टोमेटा ओपनिंग हो जाती है गार्ड सेल में। ठीक है, एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो लिखा है नॉलेज about semi-permeable membrane is applied to various purpose. We know that semi-permeable membrane is capable of separating substances. Semi-permeable membrane जो है वो substances को separate करने का काम कर सकती है। Artificially synthesized semi-permeable membrane are used for the separation of bacteria and from virus because bacteria cannot cross semi-permeable membrane. तो वायरस और बैक्टीरिया को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें ऐसी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई हैं जो वायरस को तो नहीं अपने अंदर से गुजरने देती हैं, लेकिन बैक्टीरिया को गुजरने नहीं देती, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है। इन एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, जो बड़ी वाटर की ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजीज हैं, उनके अंदर एक मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। वो जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, उस पानी को बैक्टीरिया से साफ कर देती है। जो बैक्टीरिया ये बड़े आयंस होते हैं, ये पानी में हार्डनेस क्रिएट करते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है वो मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है साल्ट को पानी से, जितने भी साल्ट से होते हैं उनको पानी से अलग करती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी इसके अंदर हम अलहदा कर देते हैं तमाम की तमाम साल्ट्स को उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की यूज से। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, कि मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन जिसमें जो साल्ट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है वाटर से बाय द यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, एक बारीक जाली सी लेनी है जिसके अंदर से बड़े ज़रात नहीं गुजर पाएंगे और छोटे ज़रात गुजर जाएंगे, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो लिखा हुआ है filtration is a process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic pressure और blood pressure। यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी पानी के प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड के प्रेशर की वजह से जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो फोर्स करके मेम्ब्रेन से बाहर फेंके जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर से ये छोटे छोटे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं या वेस्ट मटेरियल है, वो तेजी के साथ जब आ रहा है तो ये मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर की तरफ रश करके जा रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा सकते, तो फिर लार्ज मॉलिक्यूल अंदर ही रहते हैं और छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इस क्रॉस करना प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर या वाटर प्रेशर की वजह से क्रॉस करके बाहर की तरफ आना, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक बार लॉन्ग भी आया हुआ है लेकिन ज़्यादातर इसे शॉर्ट के अंदर हम करते हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये जो डिफ्यूजन है उसका ऑपोजिट है। डिफ्यूजन में हायर टू लोअर जाता है, यहाँ पर लोअर टू हायर जाएगा। तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर इस लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाने के लिए जो ग्रेडियंट के खिलाफ काम करना होता है, उसके लिए एनर्जी दरकार होती है जो एटीपी की फॉर्म में दी जाती है।
एटीपी क्या है 7 चैप्टर में हम तफसील से पढ़ेंगे। इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी फराहम करते हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट इस प्रोसेस के बारे में लिखा है कि इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट है जो इर्तकाज के दोनों एरियाज के अंदर यानी सेल के अंदर सेल के बाहर जो फ़र्क है उसके उसको करवाने के लिए एनर्जी दी जाती है, जिससे लो कंसंट्रेशन वाली जगह से भी जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ आते हैं। जैसा कि मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वह कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, एक कैरियर प्रोटीन होती है उसमें जो नर्व सेल हैं जो सोडियम पोटाशियम को पंप करती है। इन आ रेस्टिंग नर्व सेल, यानी जब नर्व सेल बिल्कुल रेस्ट पे होता है यानी कंडक्ट नहीं कर रहा होता नर्व इम्पल्स, तो दी पंप स्पेंड एनर्जी टू मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयंस एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड द सेल। यानी रेस्ट के ऊपर एटीपी को यूज करके सोडियम आयन की मिकदार को कम किया जाता है सेल के अंदर की तरफ न्यूरॉन के, और पोटाशियम आयन की तादाद बढ़ाई जाती है। फॉर दिस पर्पज द पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर दे आर रेडी इन हायर कंसंट्रेशन। यानी इस काम के लिए सोडियम आयंस को बाहर की तरफ फेंका जाता है सेल न्यूरॉन से, और बाहर की तरफ फेंका जाता है किस एरिया से किस एरिया। लो कंसंट्रेशन है अंदर की तरफ सोडियम की और बाहर है हायर कंसंट्रेशन, तो अंदर से बाहर की तरफ फेंका जाता है जिसकी वजह से जो है एनर्जी को देना पड़ता है। तो लिखा है सिमिलरली दी पंप के मूव्स के पॉजिटिव आयन आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड, यानी आउटसाइड से इनसाइड की तरफ के पॉजिटिव आयन पोटाशियम आयंस को लेकर जाते हैं पंप्स, पोटाशियम के पंप्स जो हैं, और उनमें भी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके लिहाज से देखें तो हायर कंसंट्रेशन होती है बाहर अंदर की बाहर की तरफ कम कंसंट्रेशन होती है और अंदर की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो बाहर से अंदर की तरफ जो के पॉजिटिव आयन आते हैं तो इसके लिए एनर्जी एटीपी की फॉर्म में खारिज होती है, ठीक है, एनर्जी खारिज होती है या यूज़ होती है, यानी एनर्जी दी जाती है और वो एनर्जी इस जो एटीपी से बनती है उसको यूज़ करके यहाँ पर के पॉजिटिव आयन को आउटसाइड से इनसाइड लाया जाता है। ये डायग्राम दिखाई गई है, देखें ज़रा। के पॉजिटिव आयन बाहर साइड से अंदर की तरफ आ रहे हैं और सोडियम आयन जो है अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, और इन सारे काम को करवाने के लिए ये जो कैरियर प्रोटीन है ये एटीपी को यूज़ कर रही है, ठीक है। ये आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है, ठीक है। और ये आपके पास ये जो पूरी मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है जिसके बाहर की तरफ पोटाशियम आयन कम है, अंदर की तरफ सोडियम आयन कम है। अंदर से सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं यानी कम से ज़्यादा की तरफ, और बाहर से पोटाशियम आयन अंदर आ रहे हैं ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या यूज़ होती है एटीपी यूज़ होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड हमारी है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जैसे नाम से जाहिर है एंडो यानी सेल के अंदर की तरफ और एक्सो सेल से बाहर की तरफ। तो एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर किसी चीज़ का आना और एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर किसी चीज़ का जाना। तो देखिए ज़रा एंडोसाइटोसिस क्या होती है। तो लिखा है एंडोसाइटोसिस के बारे में कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन यानी अंदर लेके आना किसी चीज़ को, और बल्कि मटेरियल बाय इनफोल्डिंग द मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग यानी अंदर की तरफ फोल्ड करने से ये बल्कि मटेरियल अंदर आते हैं, जिसके स्टेप्स आपको डायग्राम में दिखाए जाएंगे जो मैं आगे दिखाता हूँ। ये टू फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस दो तरह की, एक फेगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल को हीट किया जाता है यानी सेलुलर हीटिंग है ये, जबकि पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल को अंदर लाया जाता है यानी ये ड्रिंकिंग है, सेलुलर ड्रिंकिंग। तो फेगोसाइटोसिस ईटिंग सेलुलर ईटिंग है और पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग। इन फेगोसाइटोसिस सेल टेक्स अ सॉलिड मटेरियल while in पिनोसाइटोसिस cells takes in liquid in the form of droplets। यानी जो फेगोसाइटोसिस है उसमें सॉलिड मटेरियल होता है जबकि पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर एंटर होता है। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस यानी सेल के बाहर की तरफ निकलना चीज़ों का। तो इन दिस प्रोसेस इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड, बल्की मटेरियल को बाहर की तरफ भेजा जाता है। दिस प्रोसेस एड ए न्यू मेम्ब्रेन
which replace the part of the cell membrane lost during endocytosis. यानी जो मेम्ब्रेन लॉस हुई थी एंडोसाइटोसिस के दरमियान, अंडर एंडोसाइटोसिस में, उसको रिप्लेस करने के लिए जब ये कह लें मटेरियल बाहर भेजा जाता है, तो वो बाहर भेजते हुए जो वैक्यूल होता है उसकी दीवारें जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाती हैं। तो देखिए ज़रा इसकी डायग्राम में वाज़ेह हमें नज़र आ जाएगा। तो ये डायग्राम है जिसमें ये एंट्रेंस है और ये एग्जिट है। एंट्रेंस के दौरान ज़रा गौर से देखें, जब एंटर हो रहा है तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इसके आगे फोल्ड हो रही है, फोल्ड होकर मेम्ब्रेन का हिस्सा इसके ऊपर चढ़ जाता है और ये वैक्यूल बन जाता है या वेजिकल बन जाता है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन इसके ऊपर चढ़ रही है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन की कमी हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो कह लें बल्कि मटेरियल है, जब एक्सपोर्ट होते हैं तो इनके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन बनी होती है। ये जब मेम्ब्रेन में मौजूद वैक्यूल्स जो हैं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम ये जो मेम्ब्रेन है ये इस सेल का हिस्सा बन जाती है, ये पार्ट बन जाती है सेल का, और ये मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो इसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस और इसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसी के साथ आपका जो लेक्चर है ट्रांसपोर्ट मटेरियल का सेल्स के अंदर वो कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, टिश्यूज़ के बारे में हम तफसील से देखेंगे कि इसी के साथ आपका लेक्चर जो है एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी वीडियोस जो हैं उनको आगे दूसरे लोग भी देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।